अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड जो है इन्हें हम कहते हैं फैट्स या फैट लाइक सब्सटेंसेस। तो अक्सर हम कहते हैं चर्बी, फैट को हम चर्बी कह देते हैं, ठीक है। तो चर्बी या चर्बी की तरह की जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम लिपिड्स कह देते हैं। समझाने के लिए मैंने चर्बी की एग्जांपल दी है। फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिपिड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं लिपिड्स जो हैं वो इनसोलुबल है पानी के अंदर सोलुबल नहीं है, हल नहीं होते। इनसोलुबल इन वाटर। तो वाटर हम जानते हैं इनऑर्गेनिक सोलवेंट है, यानी जिसमें ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये सोलुबल होते हैं, हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है अल्कोहल अल्कोहल या फिर एसीटोन एक्सेट्रा। उसके अलावा अब ये पानी के अंदर हल क्यों नहीं होते? तो जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि वो सब्सटेंसेस जिनके पास पोलैरिटी मौजूद है, जिनके अंदर यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद है, पोलर एंड्स हैं जिनके पास, वो इजीली सोल्युबल होते हैं पानी के अंदर। तो ये जो है लेस पोलैरिटी होती है इनकी, या ये नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं होते और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं। तो आगे इनकी ग्रुपिंग की गई है लिपिड्स की। तो जब हम हर ग्रुप का फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें लिपिड्स के सारे फंक्शन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो साथ साथ ही हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल, या फिर इन्हें ही हम फैट्स कह देते हैं। दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तीसरा ग्रुप है वैक्सीज, और चौथा जो हमारे पास ग्रुप है वह टर्पिनाइड्स। वन बाय वन हम इन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है असाइल ग्लिसरॉल या फैट्स। फैट्स बेसिकली हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है अल्कोहल और फैटी एसिड्स का। अल्कोहल और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन को हम एस्टर कहते हैं। तो इन्हें फैट्स को हम एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स भी कह देते हैं। अल्कोहल हर वो ग्रुप यानी कि हर वो मॉलिक्यूल जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होगा उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और फैटी एसिड जो है बेसिकली एसिड है, इनके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच होता है, या एसिडिक ग्रुप हम कह सकते हैं अटैच होता है। तो सबसे पहले हम फैटी एसिड्स को देख लेते हैं, या अल्कोहल को ही पहले देख लेते हैं। अल्कोहल को अगर हम देखें तो मैंने अभी बताया हर वो कंपाउंड जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा या अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होगा उसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल में है ग्लिसरॉल जो कि एक अल्कोहल है। ये देखिए अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है इसके साथ, ये हमारे पास अल्कोहल की एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर हम फैटी एसिड्स को देखें तो फैटी एसिड्स एक कार्बन की लंबी सी चेन है जिसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ये जो मैंने एसिडिक ग्रुप बताया वो अटैच है, और बाकी सेंटर वाले कार्बन्स के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच है। और
जो साइड पे कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है ताकि इसके बॉन्ड्स जो है उनको पूरा किया जा सके। तो ये हमारे पास एक फैटी एसिड है जो कि 4 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल है, 1 2 3 4। फैटी एसिड बेसिकली हमारे पास इवन ग्रुप ऑफ कार्बन है, यानी कि इसके अंदर जो कार्बन जो है वो इवन तादाद में पाए जाएंगे, जैसे 2 4 6, और ये ज्यादातर 30 तक ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी होंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहां तक ही है हमारे पास। अब यहां पे एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। इस जो ये हमारे पास फैटी एसिड 4 चेन यानी 4 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल है, इसे हम कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड। इसी तरह 2 कार्बन वाला भी हमारे पास फैटी एसिड है, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन यानी कि फैटी एसिड है जो कि बेसिकली 16 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल है। एक और ये 14 और 7 में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एक 14 और एक 15 और एक 16। तो ये हमारे पास 16 कार्बन जो लंबा फैटी एसिड है इसे हम कहते हैं पाल्मिटिक एसिड। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रेट चेन है हमारे पास फैटी एसिड, और इनके हाइड्रोजन जो है सेंटर वाले अगर हाइड्रोजन इनके देखे जाए तो हर हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यानी सैचुरेटेड है हर तरफ से हाइड्रोजन के साथ। तो वो फैटी एसिड्स जिनके सेंटर वाले कार्बन जो होते हैं, दरमियान वाले कार्बन की जो चेन है वो सैचुरेटेड हो हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और उनके अलावा कोई और एटम इनके साथ अटैच ना हो, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये आगे इनकी डिवीजन है हमारे पास। एक जो है उसे हमने कहा सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके अंदर तमाम के तमाम कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीछे और पहले कार्बन के आगे, यानी उसके दरमियान जितने भी हमारे पास कार्बन मौजूद हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, यानी घिरे हुए होते हैं हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। उन फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इसी तरह तो ये आपके पास ऊपर एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। इसी तरह दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास वह है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें क्या होता है कि कार्बन जो है हमारे पास दरमियान वाला को कार्बन, उसका एक हाइड्रोजन जो है उसमें से उतर जाता है, तो इसके पास अब ऑप्शन है कि यह किसी दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाए या फिर किसी दूसरे कार्बन के साथ ही एक और बॉन्डिंग कर ले। तो उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि जब हाइड्रोजन उतर जाएगा तो इसकी सैचुरेशन कम हो जाएगी, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, इसलिए इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है ओलिक एसिड की, जो कि 18 कार्बन लॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब होता क्या है कि इस कार्बन यानी कि जो हमारे पास फैटी एसिड है इसके 9 और 10 कार्बन के ऊपर से एक एक हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाता है, यानी उतर जाता है।
अब ये क्या करता है कि अपने जो कार्बन है, दूसरा कार्बन यानी 9 और 10 कार्बन है, ये आपस में सिंगल बॉन्डिंग की बजाय डबल बॉन्डिंग कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब चूंकि इनके डबल बॉन्ड की वजह से इनके हाइड्रोजन एटम खत्म हो गए हैं, तो ये अनसैचुरेटेड हो गए हैं, तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड जब चूंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया है, अगर इसको हम ऐसे लाइन वाइज ड्रा करें तो इसके अंदर यहां पे थोड़ा सा बेंट आ जाएगा इस डबल बॉन्ड की वजह से। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ज्यादातर जो है डबल बॉन्ड की वजह से, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो यहां पे बेंट आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादातर पाए जाते हैं हमारे पास एनिमल्स में, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं प्लांट्स में। उसके अलावा जो फैटी एसिड स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन बनाते हैं, वो भी पाए जाएंगे एनिमल्स में, और जो ब्रांच्ड होंगे या रिंग फॉर्म में होंगे वो पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, सॉरी प्लांट्स के अंदर। अब एक और बात कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ज्यादातर यानी कि जो एनिमल्स में पाए जा रहे हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अनसोल्यूबल होते हैं, अनसोल्यूबल कह रहा हूं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब जैसे जैसे फैटी एसिड्स का नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते जाएंगे, जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते जाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, और इनकी सोलुबिलिटी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर यानी अल्कोहल और एसीटोन वगैरह के अंदर वो ज्यादा होती जाएगी। तो पाल्मिटिक एसिड जो है हमारे पास 16 कार्बन लॉन्ग चेन है इसकी, लेकिन जो हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड है उसकी 4 कार्बन लॉन्ग चेन है। तो ज्यादा कार्बन जो है पाल्मिटिक एसिड में है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है ब्यूटेरिक एसिड से, और सोलुबिलिटी जो है पाल्मिटिक एसिड की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा है ब्यूटेरिक एसिड के मुकाबले में। तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया अल्कोहल का भी और फैटी एसिड का भी। अब इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाया जाए, यानी कि हमारे पास अगर यहां पे एक फैटी एसिड है, तो यहां पे एक का हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि हाइड्रोजन और एक का हाइड्रोक्सल आपस में मिलेंगे और रिलीज कर देंगे हमारे पास 3 पानी के मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाएगी, और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है उसे हम कहेंगे एस्टर, यानी अल्कोहल और फैटी एसिड के नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बना उसे हम कह देंगे एस्टर है वो। तो यहां पे ये जो बॉन्ड बना है इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, और ये जो कंपाउंड हमारे पास आया इसे कहेंगे हम एस्टर, और इसको ही हम फैट भी कह देते हैं। तो आपने एक ग्रुप पढ़ लिया यहाँ पे असाइल ग्लिसरॉल और फैट। अब ये जो फैट है ये हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करती है हमारी बॉडी। होता क्या है कि जब हम खाना ज्यादा खा लेते हैं या ज्यादा फैट लेते हैं या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उसको फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं स्टोरेज फैट। अब स्टोरेज फैट जो है हमारे पास वो या तो डायरेक्टली हमने जब फैट को खाया, डाइटरी फाइबर को जब हमने डाइटरी फैट जब हमने लिया यानी फैट जब हमने खाया तो उसको स्टोर कर लिया बॉडी ने, या फिर इनडायरेक्टली हमने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट को खाया और इनडायरेक्टली उसको स्टोर कर लिया गया, पहले उसको फैट में तब्दील किया गया और फिर उसको स्टोर किया गया। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया गया फैट के अंदर। मेरा समझ आ गई होगी, यानी कि या तो हम डायरेक्टली फैट को खा लें या फिर हम कार्बोहाइड्रेट को खाएं।
तो पहले बॉडी हमारी क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगी फैट के अंदर और फिर उसको बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। और जब जरूरत होगी उस फैट की ऑक्सीडेशन की जाएगी और उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि वो मसल जिसको जरूरत है इस फैट की या एनर्जी की, उसकी वो एनर्जी डिमांड को पूरा किया जा सके। तो यहां पे पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो एज अ स्टोरेज ऑफ फ्यूल है या स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। और दूसरा ये फंक्शन कि ये फ्यूल है एनिमल्स का, फ्यूल ऑफ एनिमल के जब उनको जरूरत पड़ती है तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। अब एक ग्रुप आपने पढ़ लिया फैट्स। अब एक और फैटी एसिड की खासियत यह है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की रेशियो बहुत ज्यादा है। किसके मुकाबले में, कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो अगर देखी जाए, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की रेशियो अगर देखी जाए फैट्स के मुकाबले में, तो वो कम है। यानी फैट्स की कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो ज्यादा है किसके मुकाबले में, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। तो बॉन्ड जो है या एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है इसी बॉन्ड के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर। तो फैटी एसिड्स में ये कैपेबिलिटी ज्यादा है कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकें, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डबल है कार्बोहाइड्रेट के नतीजे में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के नतीजे में। तो ये एक ग्रुप हुआ। अब दूसरा ग्रुप है हमारे पास फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हमारे पास फैट्स हैं, बस इसमें फर्क ये है कि जहां पे यहाँ पे अल्कोहल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच थे, यहाँ पे अल्कोहल के साथ जो एक फैटी एसिड है उसकी जगह पे फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है। यहाँ पे फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा। अब ये जो फास्फोरिक एसिड है हमारे पास, ये फास्फोरिक एसिड जब इसके साथ अटैच होगा, यानी फैटी एसिड एक को हटा दिया जाए और उसकी जगह फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं वो डेरिवेटिव्स हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के। वो कैसे, अब फास्फोरिक एसिड जो है इसके साथ अटैच आगे हो जाता है हमारे पास कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जो है, जैसे हमारे पास कोलीन है, वो जब आके इसके साथ अटैच होगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो एक हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है और इसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलीन, यहां इसे हम लेसिथिन भी कह देते हैं। अब होता क्या है कि फॉस्फेटिडाइल कोलीन में एक फैटी एसिड यानी अल्कोहल तो है हमारे पास, एक अल्कोहल, और इसके साथ जो एक फैटी एसिड अटैच होता है वो होता है पाल्मिटिक एसिड, जो कि अभी हमने ड्रा किया है यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड। और दूसरा जो फैटी एसिड होता है वो हमारे पास होता है ओलीक एसिड, जो कि हमने यहाँ पे ड्रा किया, जो कि अनसैचुरेटेड है। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दूसरा अनसैचुरेटेड है। इसके साथ तीसरा जहां पे फैटी एसिड अटैच था उसकी जगह पे फास्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजिनस बेस जो कि हमारे पास कोलीन है अटैच हो जाती है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलीन या लेसिथिन। अब ये फॉस्फेटिडाइल कोलीन या लेसिथिन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जितने भी हमारे पास नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत किरदार अदा करते हैं।
तो ये हमारे पास थे फॉस्फोलिपिड्स। आगे हमारे पास है वैक्सीज, यानी कि अगला जो ग्रुप है वो है वैक्सीज। अब वैक्सीज में होता क्या है कि ये है कॉम्बिनेशन अल्कोहल का, साथ में हमारे पास अल्डिहाइड का, कीटोन का और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स का, जिन्हें हम फैट्स कहते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं वैक्स। वैक्स जो है रिलीज करते हैं हमारे पास इंसेक्ट्स अपने स्केलेटन के ऊपर रिलीज करते हैं वैक्स को, ताकि इनको वाटर प्रूफ, उस यानी स्केलेटन को वाटर प्रूफ बनाया जा सके और वो पानी से बच सके। तो हम जानते हैं कि वैक्स जो है हमारे पास वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है, वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे, क्योंकि ये इनसोल्युबल है पानी में हल नहीं हो सकती और ना ही ये पानी को गुजरने देगी, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी पानी के लिए। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने लीव्स के ऊपर एक उनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, उसके ऊपर वैक्स जो है उसको रिलीज कर लेते हैं जिसे हम क्यूटिन कहते हैं, ठीक है, ताकि इसको डैमेज से अपने आप को बचा सकें। कोई भी अगर इनको यानी कि कट लग जाए तो उस डैमेज से ये अपने आप को बचा सके। उसके अलावा शीप जो है हमारे पास, भेड़, ये भी वूल वैक्स जो है रिलीज करती है, यानी वैक्स रिलीज करती है। उसकी स्किन के ऊपर अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स को रिलीज करते हैं ताकि पानी से बचा जा सके। तो ये वैक्स के जो है कुछ फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास लिपिड जो है एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंटल हीट और कोल्ड। जब बाहर सर्दी ज्यादा है तो क्या होगा कि हमारे जिस्म के अंदर जो हीट है वो बाहर नहीं निकलने देगी और बाहर से जो सर्दी है उसको अंदर नहीं आने देगी चर्बी, ठीक है। तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है हमें। उसके अलावा इंसुलेशन प्रोवाइड करने के अलावा ये हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है वाटर से, प्रोटेक्शन दे रही है फ्रॉम वाटर और डैमेज से। तो ये थे इसके फंक्शन। आगे हम पढ़ेंगे टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड जो है हमारे पास बेसिकली ये आइसोप्रिनाइड यूनिट्स जो होते हैं उनकी रेपिटेशन से बनते हैं। आइसोप्रिनाइड्स हमारे पास यूनिट्स हैं, वो रिपीट होंगे और बनाएंगे टर्पिनाइड्स को। ये रिपीट होंगे और टर्पिनाइड को बनाएंगे, और जब इनमें इनकी कंडेंसेशन की जाए तो ये हमारे पास नए हमारे मॉलिक्यूल्स देते हैं या नए कंपाउंड देते हैं, जैसे रबर, कैरोटिनाइड्स, स्टीरोल्स वगैरह। तो ये थे इनके चंद फंक्शन। अब फॉस्फेटिडाइलकोलिन जो है हमारे पास, ये याद रखिएगा कि नर्व सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मेम्ब्रेन बनाने में। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।